नमस्कार, कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है साथियों। मैं हूं विवेक। जैसा कि आप जानते हैं, आज से कलाम एकेडमी ने यह विशेष कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, जहां रीट की तैयारी को लेकर जो पुराने वर्षों के पेपर हैं उनका विश्लेषण हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, डिटेल्ड एनालिसिस हम आप लोगों के लेकर आए हैं। और इस सत्र में मैं आपसे मुखातिब होऊंगा शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्लासेस लेकर। क्यों यह सत्र महत्वपूर्ण है, क्यों इसकी आवश्यकता है, इस बारे में एक मिनट बहुत हल्की सी एक परिचर्चा करते हैं। तो उसमें एक अंग्रेजी की कहावत है, अंग्रेजी की एक बहुत फेमस कोट है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जो विजेता होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते, वो उसी कार्य को अलग तरीके से करते हैं। अगर हम आज की परीक्षा की बात करें तो जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, हमें एक अलग रास्ता अख्तियार करना होगा। और ऐसे में हमारी तैयारी में जितना कारगर प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उतनी अन्य कोई चीज नहीं होती। मैं एक उदाहरण के रूप से आपको इस चीज को समझाता हूं। अब तक रीट 4 बार हो चुकी है, पहले आरटेट नाम से थी और फिर 2 साल रीट नाम से हुई। और इन 4 सालों में लेवल 1 लेवल 2 को अगर मिला लिया जाए तो करीब करीब 8 पेपर हुए हैं। एक पेपर में 150 सवाल, यानी 8 पेपरों के कुल जमात 1200 सवाल हुए, 1200 क्वेश्चंस। इन 1200 सवालों में 4 ऑप्शंस होते हैं हर क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही होता है, 3 ऑप्शन गलत होते हैं। अगर हम एक एवरेज लेवल पर लेकर सोचें कि ए ऑप्शन सही है तो क्यों है और बी सी डी गलत है तो क्यों है, तो 1200 सवालों को 4 से गुणा करने पर हमें करीब करीब 4800 नए कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। यानी 4 साल के पेपर करीब करीब अपने अंदर 4 से 5000 कॉन्सेप्ट्स को समाहित किए हुए हैं। और ये कॉन्सेप्ट्स किसी पाठ्य पुस्तक के कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये कॉन्सेप्ट किसी नोट्स के कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट किसी ऑनलाइन क्लास के या पीडीएफ के कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वो कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर परीक्षा में प्रश्न आया है, जिन्हें हल करके इससे पहले विद्यार्थी सफल हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे में इनको तैयार करने के 2 फायदे हो जाते हैं। पहला कि जिन विद्यार्थियों का, आप में से जिन विद्यार्थियों का रिवीजन हो चुका है, जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, उनका रिवीजन होगा और उस रिवीजन में उन्हें यह पता चलेगा कि ऐसे सवाल बनते हैं, मुझे अब अपनी तैयारी को इस तरह से धार देने की आवश्यकता है। और जो तैयारी शुरू कर रहे हैं उन्हें भी यह पता चलता है कि अच्छा, ये एक टॉपिक है जिससे सवाल आया है तो मुझे इस पर ज्यादा समय निवेश करने की आवश्यकता है। यह एक टॉपिक है जिससे सवाल इस तरह से बनते हैं तो मुझे इसको इस प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता है, इस पर कम समय देने की आवश्यकता है, इस पर ज्यादा समय देने की आवश्यकता है। और सभी विद्यार्थियों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो एक आत्मविश्वास का काम करते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इतने सरल क्वेश्चन बनते हैं, ये अगर मैं कर सकता हूं तो मैं जिस दिन मेरी परीक्षा होगी उस दिन जब सवाल आएगा तो भी मैं कर जाऊंगा। तो आइए आज से इसी आत्मविश्वास के साथ आने वाली सभी क्लासेस में हम जुड़े रहेंगे। और आज से हम ये कार्यक्रम, ये परीक्षा का ये जो सत्र जो हमने शुरू किया है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस टीम कलाम के साथ, इसकी शुरुआत करते हैं, विधिवत इसका श्री गणेश करते हैं। पहला सवाल जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, पहला सवाल है कि विकास का अर्थ क्या है। यह सवाल 2011 में पूछा गया था। 4 इसके ऑप्शन हैं। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। साइकोलॉजी में कई सवाल ऐसे आते हैं जो प्रथम दृष्टया हमें लगता है कि ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, सी भी सही है, चारों ही ऑप्शन सही है। कई बार ऐसा होता है कि चारों सही ही होते हैं, लेकिन हमें उनमें यह तय करना पड़ता है कि सफलता के या फिर सही होने के सबसे निकट ऑप्शन कौन सा है। इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन कौन सा है उसके ऊपर थोड़ी देर बाद में आते हैं। पहले इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और उसके बाद फिर इस सवाल पर हम आएंगे। श्रीमती हार्लॉक ने यह एक परिभाषा दी है और यह परिभाषा हम समझते हैं कि क्रमिक, संगत और
माफ कीजिएगा, क्रमिक और संगत परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहा जाता है। कैसे कैसे परिवर्तन देखिएगा, क्रमिक, संगत, क्या चीज, परिवर्तन, और ऐसे परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, प्रोग्रेसिव, एक के बाद एक चरण में एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इस तरह से जो श्रृंखला बन रही है उसे क्या कहते हैं, विकास। 4 कीवर्ड हैं, क्रमिक, ऑर्डरली, एक व्यवस्थित ढंग से कोई चीज हो रही है, संगत, सरल से, दृष्टिगत हो सके, बहुत आसानी से जो देखी जा सके, महसूस की जा सके, इस तरह की क्या परिवर्तन, और उन परिवर्तनों की भी एक श्रृंखला। ऐसा नहीं कि एक परिवर्तन हो जाए उसके बाद चीजें खत्म, उन परिवर्तनों की एक चेन बननी चाहिए, एक श्रृंखला बननी चाहिए, एक कड़ी बननी चाहिए, वो कहलाती है आपका विकास। और इस विकास को समझने के लिए आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हार्लॉक जी ने 4 बातें कही हैं कि विकास दृष्टिगत कब होता है, जब आकार में परिवर्तन हो। विकास दृष्टिगत कब होता है, जब अनुपात में परिवर्तन हो। विकास दृष्टिगत कब होगा, जब पुराने चिन्ह जो हैं वो जा चुके हैं, या पुराने लक्षण जो हैं वो जा चुके हैं। विकास दृष्टिगत कब होगा, जब नए लक्षण दिखाई देने लग जाएं। आकार में परिवर्तन, आप पहले बहुत छोटे थे, हाइट कम थी, वजन कम था, जैसे जैसे आप बड़े हुए आपका वजन बढ़ रहा है, आपकी लंबाई बढ़ रही है, यह एक परिवर्तन है जो नजर आ रहा है। अनुपात में परिवर्तन, पहले आपके जो कंधे थे वो बहुत छोटे थे जब आप बचपन में थे, जैसे आप बड़े हुए आपका शरीर थोड़ा सा बढ़ा, तो पहले जो अनुपात था अब वो अनुपात बढ़ गया है या कम हुआ है, उसमें एक परिवर्तन देखने को हमें मिला है। ये अनुपात में परिवर्तन है। पुराने लक्षणों का लोप, बहुत साधारण तरीके से समझ सकते हैं। एक बाल्यावस्था में आप घुटनों के बल चलते थे, अब आप पैदल चल पा रहे हैं। पहले आवाज बहुत पतली थी, आवाज भारी हो गई है। पुराने लक्षणों का लोप, नए लक्षणों का प्रकट होना। मान लीजिए प्यूबर्टी स्ट्राइक हुई तो बालकों में जो पुरुषोचित गुण हैं उनका आना, दाढ़ी का बढ़ना, आवाज में भारीपन, यौन ग्रंथियों का विकास, और स्त्रियों में स्त्रियोचित गुणों का विकास होना, आवाज का पतला हो जाना, वक्षों में उभार, मासिक धर्म का प्रारंभ हो जाना। तो ये नए लक्षण हैं, और इन्हीं 4 लक्षणों से आप जो हैं वो विकास को दृष्टिगत कर सकते हैं, ऐसा श्रीमती हार्लॉक ने कहा था। लेकिन विकास क्या है? 3 चीजें, ऑर्डरली यानी क्रमिक, संगत यानी कि सरल, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आइए अब पढ़ते हैं फिर से सवाल पे। विकास का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। जी हां, लग रहा है कि हां ये हो सकता है, इसको सवाल को हम हल कर रहे हैं। दूसरा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यह भी हो सकता है। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, लग रहा है हो सकता है। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि चारों ही सही हो सकते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा कि ज्यादा नजदीक कौन सा ऑप्शन है। तो हम देख सकते हैं कि डी ऑप्शन उन ऑप्शंस में से एक है जिसमें उत्तरोत्तर शब्द नहीं दिया गया है, तो इसको हम पहले ही कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 ऑप्शन बच गए, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। देखिए, हमें यह बात कही गई थी, हमने पढ़ा था कि क्रमिक और संगत जो परिवर्तन हो, ऐसे परिवर्तन जो क्रमिक भी हों और संगत भी हों, कोहेरेंट भी हों और ऑर्डरली हों। यहां जो परिवर्तन दिए गए हैं, हो सकता है कि वो पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, ए ऑप्शन की बात करूं, तो उसमें इन्होंने कहा कि सिर्फ परिवर्तन। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को जुकाम हो गया है, जुकाम होगा तो नाक का बहना, शरीर में हो सकता है बुखार भी साथ में हो जाए तो टेम्परेचर का बढ़ जाना, जी मचलना, खाना भूख नहीं लगना, ये एक के बाद एक ऐसे परिवर्तन है, और काफी लंबे समय तक अगर वो बीमार रहा तो ये परिवर्तन देखने को मिलेंगे, तो इसे विकास नहीं कहा जा सकता। ऐसे में शरीर में कई ऐसे परिवर्तन हैं जो हो सकते हैं, लेकिन वो विकास नहीं कहलाएंगे। बहुत से परिवर्तन हो सकते हैं, इसलिए ए ऑप्शन को हम यहां एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है,
अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला और अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। और आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि इन दोनों में से सही उत्तर के, सटीक उत्तर के सबसे नजदीक ऑप्शन कौन सा है, सही उत्तर कौन सा होगा यदि इन दोनों में से मैं बात करूं? ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। यह भी 2011 में पूछा गया था प्रश्न, विकास के संबंध में किन किन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 कथन दिए गए और आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैज इट्स ओन हजार्ड्स। विकास उकसावा या बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास डेवलपमेंट डज नॉट हैपन्स विथ स्टिम्युलस। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। संस्कृति किसी भी क्षेत्र के उसका प्रभाव पड़ता है विकास के। और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से असत्य कौन सा है। एक चीज मैं यहां पर और आपको बता दूं, कई बार प्रश्न होते हैं जिसमें असत्य पूछा जाता है, सत्य नहीं पूछा जाता, और हम कई बार ऑप्शन गलत क्लिक करके आ जाते हैं सही उत्तर जानने के बावजूद। इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। आइए, इससे पहले कि सवाल को हल करें, एक चीज मैं आपको बताऊं कि विकास की बहुत सी विशेषताएं, विकास के बहुत से ऐसे नियम जिन्हें कई पाठ्यपुस्तकों में नियम कहा गया है, जिन्हें पाठ्यपुस्तकों में महत्वपूर्ण तथ्य कहा गया है, जिन्हें पाठ्यपुस्तकों में सिद्धांत कहा गया है, मिलते हैं। ये करीब 10-11 हैं, हर पाठ्यपुस्तकों में ये अलग अलग हमें मिल जाते हैं, दृष्टिगत हो जाते हैं। और इनको हम पहले एक बार समझ लेते हैं और उसके बाद फिर इसी प्रश्न पर आएंगे कि वो कौन से नियम, वो कौन से सिद्धांत हैं जिनके इर्द गिर्द विकास बंधा हुआ है, और फिर देखते हैं कि ये सवाल हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आइए, विकास परिवर्तनशील होता है। याद रखिएगा, मैंने पहले हार्लॉक जी का जो आपको डेफिनेशन सुनाई थी उसमें भी ये शब्द था कि परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। जब परिवर्तन होगा तभी हम कहेंगे कि विकास हो रहा है। आप पहले कमजोर थे पढ़ाई में, धीरे धीरे आपने कोशिश की कि मुझे रीट की तैयारी करनी है और मुझे इस बार सेलेक्ट होना ही है, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हाँ मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो एक विद्यार्थी के रूप में, एक अभ्यर्थी के रूप में आपका विकास हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई परिवर्तन दृष्टिगत हो रहा है तब हम उसे विकास कह सकते हैं। परिवर्तन, और परिवर्तन कैसा, हमने पहले बात की थी, क्रमिक और कोहेरेंट, क्रमिक और संगत, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ये गुणात्मक भी हो सकता है, ये परिमाणात्मक भी हो सकता है। गुणात्मक ऐसा जिसे महसूस किया जा सके, जो नजर ना आए। मैंने रीट की बात करी। आप हो सकते हैं गणित में जब आप विद्यार्थी थे कमजोर रहे होंगे, लेकिन अभी आपने सुनील सर की क्लास देखी, या आपने अपने अपने जो आपकी पाठ्यपुस्तक है उससे आपने पढ़ाई शुरू की, आप अपने टीचर्स की क्लास में पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे आपको लगता है कि नहीं मेरी गणित बहुत अच्छी है, मैं गणित में होशियार होता जा रहा हूं। तो ये एक परिवर्तन आया। इस तरह के परिवर्तन जो गुणात्मक हैं, जो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देंगे। और क्वांटिटेटिव, वो परिवर्तन जो दृष्टिगत हो सकते हैं। आपका वजन पहले कम था, आपका वजन ज्यादा हो गया, आपकी उम्र पहले कम थी, आपकी उम्र ज्यादा हो गई, आपकी लंबाई कम थी, आपकी लंबाई बढ़ गई। तो ये परिवर्तन जो है, ये विकास का एक सिद्धांत है, विकास का एक नियम है कि विकास जो है वो हमेशा परिवर्तनशील होगा। यदि परिवर्तन नहीं नजर आ रहा है तो विकास नहीं होगा। आइए अगले सिद्धांत पर चलते हैं। विकास निरंतर होता है। विकास निरंतर होता है, लगातार। विकास चाहे उसकी गति कम होगी चाहे ज्यादा होगी, लेकिन विकास आपको लगातार देखने को मिलेगा। फ्रॉम वूम्ब टू टूम्ब, जन्म से मृत्यु पर्यंत, लेकिन वो निरंतर होगा। ठीक है। विकास बहुदिशीय होता है, मल्टी डायमेंशनल। एक दिशा में नहीं, बहुत सारी दिशा में होता है, बहुत सारे पक्ष होते हैं विकास के। और ये पक्ष गुणात्मक, माफ कीजिएगा, धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। यानी ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आप कहेंगे कि सर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? इस उदाहरण से समझते हैं। ये एक तस्वीर है, आप देख पा रहे हैं कि एक शिशु जो है वो वृद्ध में अंत में जाता हुआ तब्दील हो रहा है, और यहां से वृद्ध के बाद हो सकता है कि वो उसकी एक मैं कब्र बना देता हूं जिसपे मैं लिख देता हूं RIP, कि यहां पे आके कहानी समाप्त।
लेकिन इस शिशु से इस बुजुर्ग तक मैं पहुंचूं, और बीच में चलो मैं इस व्यक्ति को भी ले लेता हूं, इस अवस्था को भी ले लेता हूं, आप कह सकते हैं कि यहां से यहां तक पहुंचने में उम्र बढ़ रही है, पॉजिटिव, धनात्मक। यहां से यहां तक पहुंचने में आपका अनुभव बढ़ रहा है, पॉजिटिव, धनात्मक। यहां से यहां तक पहुंचने में आपका ज्ञान बढ़ रहा है, पॉजिटिव, धनात्मक। लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने में शारीरिक कौशल कम होता जा रहा है। यहां से यहां तक पहुंचने में आपकी दौड़ने की गति, आपकी श्रम करने की गति वो कम होती जा रही है। यहां से यहां तक पहुंचने में धीरे धीरे एक स्टेज तक बढ़ेगी स्मरण शक्ति, लेकिन एक समय के बाद, जैसे आप बुजुर्गावस्था में आपने अपने घरों में अपने बुजुर्गों को देखा होगा, धीरे धीरे स्मरण शक्ति जो है, भूलने की आदत या इस तरह की जो बीमारी, इस तरह की चीजें लग जाती हैं, तो वो भी कम हो जाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि विकास के कुछ पहलू जो हैं वो सकारात्मक होंगे, लेकिन कुछ पहलू विकास के नकारात्मक भी होते हैं, पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। ठीक है, आइए, ये आपने देखा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विकास जैविक, संज्ञानात्मक और समाज सांवेगिक प्रक्रियाओं की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। 3 अंतःक्रियाएं हैं, जैविक, संज्ञानात्मक और समाज सांवेगिक। जैविक का मतलब वो सारी चीजें जो आपने हेरिडिटरी अपने फोरफादर से या अपने पूर्वजों से एक्सेप्ट की है, ग्रहण की है। लंबाई, आकार, आपकी जो त्वचा का रंग है, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, और उससे जो विकास होता है, फिर चाहे आपकी मांसपेशियों का विकास, जिसे गामक विकास भी कह सकते हैं, या और भी जो विकास हैं जो दृष्टिगत होते हैं शारीरिक विकास के रूप में, उन सारी चीजों की वजह से जो आपने अपने पूर्वजों से ली है, जो आप अपने माता पिताओं से ली है, जो जीन्स के जरिए आप में आई है, उन विकास को, उस तरह के विकास को, उस जैविक विकास की अंतःक्रिया को वृद्धि के रूप में देखा जाता है। वृद्धि, जिसे हम ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं, अभिवृद्धि भी कई पाठ्यपुस्तकों में जिसे कहा जाता है। फिर आते हैं हम संज्ञानात्मक पक्ष पर। ज्ञान, अनुभव, मानसिक क्रियाएं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आपका विकास होता है, आपके ज्ञान में विकास होता है, और ज्ञान के एक पहलू में नहीं, अलग अलग पहलुओं में विकास होता है। अनुभव बढ़ता है आपका, अनुभव के जरिए आप अपने ज्ञान के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और उसके साथ मानसिक क्रियाएं बढ़ती है, आपकी सोच, आपकी तर्क शक्ति, आपकी तर्कना, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कल्पना शक्ति, उन सब में धीरे 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 अपने स्तर पर विकास होता है, और ऐसा विकास संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। तीसरा, समाज सांवेगिक विकास, अंतःक्रियाएं। समाज सांवेगिक का मतलब एक व्यक्ति अंतःक्रिया करता है, वो समाज सांवेगिक अंतःक्रियाएं होती है। जैसे एक 5 साल का बच्चा जब वो किसी से बात करेगा तो बिना लिंग भेद के बात करेगा, वो सबको एक समान बात करेगा, सबसे एक समान बात करेगा। लेकिन आपकी मेरी अवस्था में यदि कोई व्यक्ति बात करेगा तो हो सकता है किसी पुरुष से बात करने का तरीका उसका अलग होगा, किसी स्त्री से बात करने का उसका अलग होगा। ठीक इसी प्रकार धीरे धीरे जब संवेगों का विकास होता है, वो भी इसी तरह से होता है। एक 6 साल का बच्चा अगर उसकी कॉपी खो जाए या उसके टेस्ट में कम मार्क्स आ जाएं, तो वो रोने लग जाएगा कि ये क्या हुआ, दुनिया ही लुट गई। लेकिन इस अवस्था में जब आप आ गए हैं, हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थी पिछली परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहे होंगे, लेकिन उससे दुख हुआ होगा, लेकिन उस दुख को आपने कंट्रोल किया, आपने अपने इमोशंस पे, आपने अपने संवेगों पर नियंत्रण किया, और वहां से आप उदास नहीं हुए, आप दुखी नहीं हुए, आप रोए नहीं, लेकिन आपने एक सीख ली कि नहीं, अगली बार मुझे जीतना है। ये संवेग है। और धीरे धीरे इसी के आधार पर जब आपका व्यक्तित्व बनता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, तो ये सारे पक्ष जो हैं वो ये समाज सांवेगिक के अंतर्गत आते हैं। और इन सब की अंतःक्रिया को याद रखिएगा दोस्तों, अंतःक्रिया का मतलब होता है इंटरैक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड है। साइकोलॉजी का अर्थ कीवर्ड से ही होता है। हम अक्सर कई बार साइकोलॉजी को लगता है कि गणित की तरह रट लें, संभव नहीं है। कीवर्ड्स को समझेंगे, उनको अगर अपने जीवन के आसपास की चीजों से अगर रिलेट करेंगे, तो हम जरूर उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां अगर कोई प्रश्न हमारे सामने आएगा तो हम उसका उत्तर सही दे पाएंगे। आइए समझते हैं। अंतःक्रिया इन सब चीजों का एक दूसरे से जो इंटरैक्शन है, वो व्यक्ति के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। 3 शब्द यहां पर इस्तेमाल हुए हैं: अभिप्रेरणा, अनुभव, परिपक्वता। और ये तीनों ही व्यक्ति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अभिप्रेरणा, अनुभव और परिपक्वता। अंग्रेजी का एक कथन है, डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। विकास जो है वो परिपक्वता और लर्निंग को आप प्रशिक्षण भी कह सकते हैं, लर्निंग को आप अधिगम भी कह सकते हैं, लर्निंग को आप सीखना भी कह सकते हैं। इन सब का जो मिश्रण है, इन सब की जो अंतःक्रिया है, उससे तैयार हुई है एक चीज जिसको हम विकास कहते हैं। ये बहुत अलग अलग परिभाषाएं हैं, कई बार सीधे सीधे भी पूछ ली जाती है, ना भी पूछी जाए तो इनको अगर हम अपने रियल लाइफ से जोड़ के समझ लें, हम अपने आम जीवन से इनको जोड़ के अगर समझ लें, तो हम इन परीक्षाओं में, अगर ये कभी परीक्षाओं में ये परिभाषाएं आ जाएं या इनसे जुड़ा हुआ कोई तथ्य आ जाए, तो हम जरूर सही कर देंगे। और आज की कक्षा में हम वही करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभिप्रेरणा की। क्या अभिप्रेरणा के जरिए विकास हो सकता है? क्या किसी व्यक्ति के विकास में अभिप्रेरणा एक बड़ी भूमिका निभाता है? बिल्कुल निभाता है। कैसे? दो उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। यह शैशवावस्था का एक उदाहरण, ये एक छोटे से बच्चे की आप तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं। अंग्रेजी में बायोलॉजी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं कंगारू मदर केयर। जैसे कंगारू अपने जो एक पॉलीथिन आपने देखा होगा उसमें अपने बच्चे को रखता है, ठीक इसी प्रकार एक नवजात शिशु को मां के पास मां का स्पर्श देकर रखा जाता है। कहते हैं मां का स्पर्श किसी भी बच्चे के लिए उद्दीपक की भूमिका निभाता है, और ऐसा उद्दीपन मिलने के बाद बच्चे के, शिशु के विकास में एक बहुत शानदार परिवर्तन देखने को मिलता है। उसका विकास बहुत तेजी से होता है। तो ऐसे में कंगारू मदर केयर जो है, और एक तस्वीर आप इधर देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। कंगारू मदर केयर जिस तरह से कंगारू अपने बच्चे को रखता है, उसी प्रकार से बच्चे को मां के पास रखा जाए ताकि उसका विकास बहुत जल्दी हो। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, आप लोगों की हो सकता है फेवरेट फिल्म रही हो, मुझे बहुत पसंद है ये फिल्म दंगल, तो मैंने इसी का ही ये उदाहरण आप लोगों के लिए ले आया। दंगल फिल्म की कहानी याद कीजिए। महावीर जी के साथ क्या स्थिति थी? दो बेटियां थी, लेकिन महावीर जी को था कि यार बेटी है, बेटी खेल नहीं पाएगी, बेटी ट्रेनिंग नहीं कर पाएगी, और अपनी बेटियों को उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी। लेकिन जब महावीर जी ने यह देखा कि वो किसी बच्चे को पीट के आ जाती हैं, तो लगा अनुवांशिक स्तर पर इन बच्चियों में वो सारे गुण हैं, इन बच्चियों ने मुझसे वो गुण लिए हैं जो एक पहलवान बनने के लिए होने चाहिए। और इस बात की अभिप्रेरणा पहले तो महावीर जी को मिली, और फिर महावीर जी ने अपने अनुभव अपनी बेटियों के साथ साझा किए। इसमें भी फिर एक चीज है, और धीरे धीरे उन बच्चियों का विकास उस तरह से होने लगा जैसे एक पहलवान का विकास होना चाहिए, जैसे एक स्पोर्ट्समैन का विकास होना चाहिए। माफ कीजिएगा। लेकिन एक पक्ष और आता है यहां पे। आपको ध्यान होगा कि इस पूरी कहानी में एक सीन ऐसा होता है कि बच्चियां जो हैं वो विद्रोह कर देती हैं कि हम तो इस तरह से नहीं इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। लेकिन फिर एक दृश्य आता है जब उन बच्चियों को, उन बेटियों को पता चलता है कि जहां पर एक और बचपन में ही हर माता पिता अपने बच्चे का विवाह कर रहे हैं, अपनी बेटियों का विवाह कर रहे हैं, वहीं मेरे पिता जो हैं वो चाहते हैं कि मैं खेलूं, मैं स्पोर्ट्समैन बनूं, मैं स्पोर्ट्स विमेन बनूं, माफ कीजिएगा। और ऐसे में इन बच्चियों को अभिप्रेरणा मिलती है, और फिर इनके शरीर का विकास, इनका मानसिक विकास, इनका संज्ञानात्मक विकास, वो सब उसी तरह से होता है जैसे एक पहलवान का होता है। तो अभिप्रेरणा वाकई में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है किसी भी व्यक्ति के विकास में, ऐसा हम इससे समझ सकते हैं। बात करते हैं परिपक्वता की। परिपक्वता का संबंध अनुवांशिक शक्तियों से होता है, यानी वो सारी चीजें जो आपने अपने पेरेंट्स से, जो आपने अपने पूर्वजों से, अपने फोरफादर से एक्सेप्ट की है, ग्रहण की है, वो परिपक्वता के अंतर्गत आएंगी। लेकिन आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति का जो विकास है वो पूर्णतः परिपक्वता पर निर्भर करे। हो सकता है आपके विकास का एक पक्ष परिपक्वता पर निर्भर कर जाए और बाकी जो पक्ष हैं वो उसमें परिपक्वता का कोई रोल ना हो, या कुछ पक्ष ऐसे हो जिनमें परिपक्वता का रोल ही नहीं हो। एक साधारण उदाहरण से समझते हैं कि कोई एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ और जन्म से 1 साल 2 साल तक जो उसका विकास हुआ। अब इस 2 साल 3 साल तक जो उस व्यक्ति का विकास हो रहा है वो एक सामान्य प्रक्रिया से हो रहा है, उसमें कहीं भी परिपक्वता का जो रोल है, परिपक्वता का कोई इसके अंदर उसकी भूमिका नहीं है। जैसे हम इस बच्चे के उदाहरण से समझ सकते हैं, ये एक बच्चा है, साधारण सा बच्चा, जिसका विकास वैसे हुआ है जैसे किसी आम व्यक्ति का विकास होता है, आम बालक का विकास होता है। लेकिन बाद में इस बच्चे ने अभ्यास किया, इस बच्चे ने अपने
आपको उस तरह से ट्रेन किया, यह बच्चा अभिप्रेरित हुआ और विकास के वो तमाम सिद्धांत इस बालक पर लगे जो अब तक हमने पढ़े हैं, जो आगे भी हम पढ़ते आएंगे, और फिर इस बच्चे को हम उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति का विकास होता है वैसा जैसा वो चाहता है, और फिर यह बच्चा उसेन बोल्ट बना। तो आप समझ सकते हैं कि विकास जो है उसमें बहुत सारी चीज़ों का योगदान रहता है। उसके अंदर हमने अभी अभी देखा अभिप्रेरणा एक भूमिका निभाती है, उसमें आपका अनुभव भूमिका निभाता है, और वो अनुभव आपका भी हो सकता है, वो अनुभव हो सकता है आपने कहीं से बोरो किया हो, कहीं से ग्रहण किया हो, जैसे हमने महावीर जी वाले केस में देखा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सिद्धांत को समझते हैं। विकास तय पैटर्न के अनुसार होता है। तय पैटर्न के अनुसार विकास का पैटर्न फिक्स है कि इसी प्रकार से होगा। शारीरिक की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, अगले जो 2 ऑप्शंस हैं उनके अंदर, और उससे समझने की कोशिश करते हैं तय पैटर्न का यहां पर मतलब क्या है। 2 पैटर्न बताए गए हैं। पहला है मस्तक अधोमुखी, सिर से लेकर पांव तक, कहीं पर इसे शीर्ष पदोमुखी भी कहा गया है, और दूसरा है निकट दूर, सेंटर से, केंद्र से परिधि तक, दूर तक। पहला सिर से लेकर पांव तक, और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसे कहते हैं केंद्र से दूर तक। कई बार परीक्षाओं के अंदर ये शब्द अंग्रेजी में पूछ लिए जाते हैं कि मस्तक अधोमुखी का मतलब है सिफेलोकॉडल, सिफेलोकॉडल, निकट दूर का मतलब है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कई बार हम विद्यार्थियों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर अंग्रेजी में आ गया, आप कैसे याद करें इसको। तो सिर से लेकर पांव तक सिफेलोकॉडल होगा। सिर, सिर, सी, सिफेलोकॉडल, सी, ऐसे याद रखिए। सिर, सी, सिफेलोकॉडल, सी, एक याद हो गया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जो पी से शुरू होगा वो है केंद्र से लेकर आगे तक पहुंचने वाला, या दूर तक जाने वाला, निकट से दूर तक जाने वाला। आइए अब इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। 2 शिशुओं की तस्वीर यहां पर दी हुई है। सिफेलोकॉडल क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, जिसको हम मस्तक अधोमुखी कहते हैं या शीर्ष पदोमुखी कहते हैं, कई कई किताबों के अंदर लिखा गया है। तो आपने तस्वीरों में मत जाइए, कोशिश कीजिए याद करने की, रिकॉल करने की। आपने अपने घरों में जरूर इस दृश्य को देखा होगा कि जब किसी नवजात शिशु का जन्म होता है तो वो 1.5-2 महीने तक जो है वो गर्दन उठाना सीखता है, गर्दन के ऊपर काबू करना सीखता है। हमारे घरों में हमारी जो माताएं हैं वो कई बार कहती भी हैं, रब आया नाड़ के नीचे हाथ लगाई गए, नाड़ कौन सा मो, ऐसा हम अपने घरों में इस तरह की चीज़ें सुनते आए हैं। तो कहने का मतलब है सबसे पहले वो बच्चा अपनी गर्दन के ऊपर नियंत्रण करना सीखता है। फिर धीरे 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 वो जो नियंत्रण है वो धीरे धीरे पहुंचता 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 उसके पैरों तक पहुंचता है। फिर वो धीरे धीरे बैठना सीखता है। बैठने के बाद वो घुटनों के बल चलना सीखता है, और घुटनों के बल चलने के बाद वो खड़ा होना सीखता है, और अंत में उसके पैरों का विकास होता है, और अंत में वो चलना सीखता है। तो आप देखते हैं इस तरह से विकास की गति गई है। सिफेलोकॉडल, सिर से लेकर पांव तक। इसका एक पक्ष और समझा जा सकता है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है, आपने तस्वीरों में देखा होगा, सिर जो है वो बड़ा होता है बाकी के अंगों की अपेक्षा, और फिर धीरे 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 बाकी अंगों का विकास होता जाता है, वो वहीं पे रहता है, और धीरे धीरे उस व्यक्ति का जैसे जैसे विकास हो जाता है, वहां से सिर से, शीर्ष से पैरों तक वो विकास पहुंच जाता है। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। दूसरा जो विकास की बात मैं कह रहा था, ये सिफेलोकॉडल, देखिएगा सिर, और इसको ऐसे याद रखिएगा। दूसरी की जो मैं बात कर रहा था वो था आपका निकट से दूर, प्रॉक्सिमोडिस्टल। जब भी कोई व्यक्ति, बच्चे का जन्म होता है, केंद्र की का विकास जो है वो सबसे पहले होगा। आपने देखा होगा कि पहले बच्चा जो है वो लेटा हुआ रहता है, धीरे धीरे वो पलटना सीखता है अपने आप को, वो उलटना सीखता है अपने आप को, और वहां से वो विकास होता हुआ पूरे शरीर तक जाता है। पहले रीढ़ की हड्डी मतलब पीठ का विकास, उसके बाद वो विकास पूरे हाथ तक पहुंचेगा, पूरे हाथ का विकास, पूरे हाथ का विकास, उसके बाद भुजाओं का विकास, कोहनियों का विकास, कलाइयों का विकास, और अंत में जाके उंगलियों का विकास। इस तरह से जो विकास है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल जाता है, केंद्र से जा रहा है अंतिम छोर तक, अंतिम बिंदु तक, और अंतिम बिंदु तक पहुंचते हुए हम कह सकते हैं वो बच्चा, मान लीजिए उसने पेंसिल उठानी सीख ली, उसने कोई और चीज करनी सीख ली। इसका एक और आयाम है, ये जो
उदाहरण मैंने आपको एक बालक का दिया है, इस उदाहरण को एक और विकास के सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। पाठ्य पुस्तकों में भी उन्हें अलग अलग तरीके से रखा गया है, परीक्षाओं में भी अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। यह है सिफेलोकॉडल, जिसको हम मस्तक अधोमुखी भी कहते हैं, और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसमें केंद्र से वो जो विकास है वो अलग अलग दिशाओं में जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। विकास के पैटर्न का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अगला जो सिद्धांत है विकास का, वो कहता है विकास का जो पैटर्न है, किस तरीके से विकास होगा व्यक्ति का, उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, उसका पूर्वाभास किया जा सकता है कि अच्छा इस तरह से होगा। कैसे पूर्वाभास होगा? कोई भविष्यवाणी तो होगी नहीं। भविष्यवाणी कई बार किसी पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई भी है। तो भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं कि जैसे पंडितों को हाथ दिखाते हैं और कहते हैं कि भाई तेरे तो विदेश यात्रा का योग है, तो लगता है अच्छा इस आदमी का तो विकास इस तरह से होगा। नहीं, भविष्यवाणी का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे केसेस, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने कई वर्षों की साधना से लोगों में देखे और फिर एक बात तय की कि अच्छा इन इतने हजारों लोगों में एक चीज इतने वर्षों से चलती हुई आ रही है, तो अब भी ये चीज इसी प्रकार से होगी। आइए पहले उदाहरण से ही समझते हैं। सभी का विकास एक समान पैटर्न पर होता है। सभी का विकास, जैसे मनुष्यों की बात कर रहे हैं तो मनुष्यों का विकास, किसी पशु जाति की बात कर रहे हैं तो पशुओं का विकास, किसी पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं तो उस जगत का विकास। कैसे? इन दो तस्वीरों में देखिए। यह एक बालक है जो ब्लैक रेस का है, अफ्रीकन मूल का हम कह सकते हैं इसे, और यह दूसरा बालक है, इसको हम यूरोपियन मान लेते हैं। तो इस बच्चे का जैसे विकास होगा, जिसकी विकास की बात हम अभी अभी करते आए थे कि पहले गर्दन पर कंट्रोल करना सीखेगा, उसके बाद वो घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर वो पैरों से खड़ा होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा। इस बालक का विकास भी वैसे ही होगा। इस अफ्रीका के बच्चे का विकास जैसा होगा वैसे इस यूरोप के बच्चे का विकास होगा, वैसा ही तमिलनाडु के किसी बच्चे का विकास होगा, वैसे ही सीकर जिले के किसी बच्चे का विकास होगा। तो हम कह सकते हैं एक समान पैटर्न देखने को मिलता है जब भी हम विकास की बात करते हैं। तो दूसरा उदाहरण, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। याद रखिए, अभी मैंने एक बात आपको बताई थी, प्रॉक्सिमोडिस्टल जब मैं आपको बता रहा था, निकट से दूर मैं आपको बता रहा था, तो मैंने कहा था कि एक और उदाहरण है जिसमें हम इस चीज को देखते हैं कि केंद्र से जो विकास है वो सतह तक जाता है, केंद्र से दूर के परिधि के बिंदु तक जाता है। और सामान्य से विशिष्ट भी यही बात कहता है कि बालक के सामने आपने एक बार खिलौना रख दिया, एक खिलौना उसके सामने रखा है, तो वो पहले पूरे शरीर को छटपटाएगा, पूरे शरीर से प्रयास करेगा उसे पकड़ने की। फिर धीरे धीरे उसका कंट्रोल, उसका नियंत्रण जो है उसके हाथों पे आता है और वो हाथों से उसको करने की कोशिश की। एक सहज अनुक्रिया है जो वो व्यक्ति करता है, और फिर धीरे 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 उसका नियंत्रण जो हाथों से बढ़ते हुए जाता है, और आप देखते हैं कई बार वो उंगलियों से उस पेंसिल को उठाने की कोशिश करने लग जाता है, कई बार वो उंगलियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लग जाता है। तो ये एक सामान्य चीज थी जहां वो पूरे शरीर के अंगों को इस्तेमाल कर रहा था, और अब वो वैशिष्ट तक पहुंच गया जहां वो एक शरीर के एक अंग का और उस स्पेसिफिक अंग का इस्तेमाल कर रहा है, उस विशिष्ट अंग का इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो उसे छू सकता है या जिससे वो उस चीज पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। आइए इस तस्वीर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इस बालक के पास एक खिलौना है, और ये बालक, जैसे आपने अपने घरों में भी देखा होगा, इसी तरह से बच्चों के सामने कोई खिलौना रखते हैं तो वो ऐसे ही छटपटाते हैं और इसी तरह से वो कोशिश करते हैं उसे पकड़ने की। और यहाँ पर यही बालक, ये 4 महीने का एक बालक है और ये एक 12 महीने का, 13 महीने का एक बालक है, और ये कोशिश कर रहा है इस ए पर अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको उंगली से छूकर समझने की, उंगली से छूकर पकड़ने की, छूने की। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक सिद्धांत है, नियम है विकास का, याद रखिएगा। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। विकास गर्भ से मृत्यु तक होता है। हालांकि इसे हमने निरंतरता में भी पढ़ा था कि विकास निरंतर चलता रहता है, और इसको हम इसलिए जब देखा कि विकास निरंतर चलता रहता है तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, विकास जो है हमेशा गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलेगा। चाहे उसकी गति कहीं पर कम हो सकती है, गति कहीं पर ज्यादा हो सकती है, लेकिन विकास का ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आप देख सकते हैं ये शिशु जो है ये एक वृद्धा में परिवर्तित हो गया है। यहां पर निरंतर गर्भ से मृत्यु तक इनका विकास हुआ है। मानसिक और शारीरिक विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसको ऐसे समझिएगा कि अगर आ भी जाए परीक्षा में कि मानसिक और शारीरिक विकास एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, तो जैसे कोई ग्रामीण परिवेश का बालक है, अच्छा खाना खाता है,
स्वस्थ वातावरण में रह रहा है, स्वस्थ परिवेश में रह रहा है, माँ पापा दादा दादी सबके साथ, पूरे परिवार के साथ रह रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में रहेगा तो उसका शारीरिक विकास भी अच्छा होगा। शारीरिक विकास अच्छा होगा तो उसका मानसिक विकास भी उतना ही अच्छा होगा। लेकिन एक कोई बालक है, प्रदूषण से युक्त कोई शहर है उसमें रह रहा है, फ्लैट कल्चर में रह रहा है, माता पिता दोनों ही ऑफिस जाते हैं और फिर अकेला रहता है, क्रैच में रहता है, तो हो सकता है उस बच्चे का विकास वैसा ना हो जैसा उसी की अवस्था के उस बालक का विकास हो रहा है जो उस वक्त गांव में रह रहा है। तो शारीरिक विकास, अगर उसका शारीरिक विकास अच्छे से हो रहा है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छे से हो रहा है तो शारीरिक विकास अच्छे से होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। यहां क्षेत्र का मतलब शरीर के क्षेत्रों से है, शरीर के जो आपके पक्ष हैं उनसे है, और उनकी गति भिन्न भिन्न होती है। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते, ये एक उदाहरण भी दिया जाता है, पाठ्य पुस्तकों में वर्णित है कि किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते शरीर का विकास हो जाता है, लेकिन जो जबड़े का जो विकास, निचला जो ये विकास होता है, ये तो बहुत देर से होता है। या फिर यूं कहते हैं कि कंधों का विकास जो है वो बहुत समय बाद होता है बालक के। तो इस तरह से जो विकास है, होने को पूरे शरीर का विकास हो रहा है, लेकिन ये विकास जो है वो उसे होने में टाइम लग रहा है। या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी बच्चा है, उसकी जो एक अवस्था में रटने की जो शक्ति थी, चीजों को याद करने की जो शक्ति थी, जो बचपन में थी, वो बाद में नहीं रही। 3 साल की अवस्था में एक बच्चा इतने शब्द सीख लेता है जितने आज मैं अगर सोचूं कि 2020 चल रहा है, 2023 तक मैं कोई नई भाषा सीख लूं, संभव नहीं है। हो सकता है मैं इतनी मेहनत करूं, सीख भी जाऊं, लेकिन एक आज जिस बच्चे ने जन्म लिया है और वो 3 साल का हो, वो चाहे किसी भी शहर में पैदा हुआ हो, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में पैदा हुआ हो, वो बिना इतनी मेहनत किए सामान्य भाषा उस जगह की बोलना सीख लेता है। और आज हमें सीखने के लिए उसके व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा, कई नियम खंगालने पड़ेंगे। तो ये चीज है कि विकास जो है उसमें अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग अवस्था में उसकी गति जो है वो अलग अलग होती है। आइए, सभी अवस्थाओं की सुख और शांति अलग अलग होती है। कई मनोवैज्ञानिकों ने यह बात भी कही है कि जो बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, ये आपके सुख की, आपकी हैप्पीनेस की, आपकी खुशी की सबसे अच्छी अवस्थाएं मानी गई है। प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं, किशोरावस्था में आ जाते हैं, युवावस्था में आ जाते हैं, तब जो खुशी है वो अलग अलग है, अलग हो जाती है, उसके मायने अलग हो जाते हैं। जैसे एक शिशु के लिए खुशी का मतलब है अपनी मां को देख लेना। जैसे उसकी मां दिखती है वो खिलखिला उठता है, वो खिलखिला उठता है, वो हंसने लग जाता है, अलग अलग अनुक्रियाएं करने लग जाता है। जब आप 5-6 वर्ष के होते हैं तो आपके लिए खुशी का मतलब है कि आइसक्रीम कहीं देखने को मिल गई, कोई पानी पूरी वाला आ गया, या कोई बहुत अच्छा खाना बना दिया। आज हो सकता है आपके लिए खुशी का मायने तब हो कि जब मैं अपनी मेहनत से रीट की परीक्षा क्लियर कर लूंगा, उस दिन मैं खुश होऊंगा, और आप उसी के लिए लगे हुए हैं। तो कह सकते हैं ना, हर अवस्था में खुशी की परिभाषा अलग अलग हो जाती है। यह बात इसमें कही गई है। खुशी की सुख शांति दोनों चीजों को आप इससे लिंक कर सकते हैं इस उदाहरण से। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। मैंने अभी अभी आपको एक उदाहरण ब्लैक और व्हाइट बच्चों के उदाहरण से समझाया था कि जो ब्लैक बच्चे हैं, चाहे वो भारत के अंदर हो, चाहे वो या व्हाइट बच्चे हैं चाहे वो अमेरिका को हो, सबका विकास एक ही तरीके से होगा, पैटर्न उसका एक ही जैसा मिलेगा। लेकिन उस पैटर्न में हो सकता है किसी का विकास जल्दी हो, किसी का ज्यादा। वो उस व्यक्ति पर, इंडिविजुअली उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करेगा। कैसे, समझने की चेष्टा करते हैं। मान लीजिए आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि कोई आपका छोटा भाई या आपका जो भतीजा है वो 12 महीने की उम्र में चलना सीख गया था, और उसी की बहन या उसी का छोटा भाई, उसको 1-1.5 साल लगा चलने में। कई बार हम ये ऐसी चीज़ देखते हैं कि कोई एक बच्चा है हमारे परिवार में, वो बहुत जल्दी बोलना सीख लेता है, और कोई एक बच्चा है परिवार में जिसको बोलने में समय लगता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है कि हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका है किसी चीज को, उस विकास को ग्रहण करने का। करेगा उसी तरीके से। ऐसे नहीं है कि कोई बच्चा है जो जन्म लिया और जन्मते ही चलो खाना खिलाओ मेरे को, भूख लगी है, ऐसे नहीं होगा। तरीका वही रहेगा। वो पहले अपने सिर पर नियंत्रण होगा, फिर घुटनों के बल चलना सीखेगा, खड़ा होना सीखेगा, पैदल चलना सीखेगा। लेकिन हो सकता है किसी को घुटनों तक पहुंचने में, उस अवस्था तक पहुंचने में 4 महीने लग जाए, किसी को उस अवस्था तक पहुंचने में 6 महीने लग जाए। इस तरह से इसे एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। ये 2 बालक हैं, इसका नाम है मोहन, इसका नाम है सोहन।
दो बच्चे हैं, एक रामू है एक श्यामू है। अब इन दोनों का जन्म एक साथ हुआ, एक ही दिन हुआ, पड़ोसी हैं दोनों, लेकिन दोनों का विकास अलग अलग तरीके से हुआ। अच्छी अवस्थाएं भी थी, अभी मैंने एक बात करी थी, विकास जो है वो शारीरिक और मानसिक विकास है, अच्छी अच्छी चीजों पर निर्भर करता है। अच्छे गांव में अच्छे खाना पीना रहेगा तो हो सकता है शारीरिक विकास अच्छा हो तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा, लेकिन इसके बावजूद दोनों का विकास अलग अलग तरीके से हुआ। ये जो बालक है, यह बालक शारीरिक रूप से ताकतवर था और यह बालक शारीरिक रूप से कमजोर था तो इसको सब हंसी उड़ाते थे कि तो पतला दुबला है। ये सोचता यार मैं भी उसी उम्र का हूं, दोनों का बर्थडे भी सेम दिन आता है, फिर ऐसा क्यों आ रहा है। और इस बालक ने क्या किया, देखा कि मैं शारीरिक रूप से ताकतवर हूं, तो यह बालक स्पोर्ट्समैन बन गया। और यह जो शारीरिक रूप से कमजोर था, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, सब लोग हंसी उड़ाते थे, तो इसने अपने संवेगों पर नियंत्रण किया। संवेग जिसकी हमने बात की थी, अपने आप को समायोजित किया, संवेगों पर नियंत्रण किया और इसको लगा कि ये स्पोर्ट्समैन बन रहा है, कोई बात नहीं, मैं एक सरकारी जॉब लेकर दिखाऊंगा। और इसने रीट की एग्जाम क्लियर कर ली। एक सरल सा उदाहरण है, इससे आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति एक जैसे ही हैं, लेकिन उनमें परस्पर भिन्नताएं हैं जो उनकी इंडिविजुअलिटी, उनके व्यक्तिगत जो उनका जीवन है उस पर निर्भर करती हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इस उदाहरण से इसे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। शुरुआती विकास जो है, इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है, वो आपके परवर्ती बाद का जो विकास है, लेटर डेवलपमेंट जो है, उस पर निर्भर करता है। कैसे? सोंटेग और कागन का एक कथन है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं कि बच्चों के 5 साल का स्कूली अनुभव उपलब्धि प्रेरक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी बच्चों का जो 5 साल का जो अनुभव है, अचीवमेंट डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, कि वो किस तरह से अपने आप को वो बच्चा ढालेगा, कैसा वो बच्चा बनेगा आगे जाकर, ये बात इस पर निर्भर करती है कि वो 5 साल का उस बच्चे का विकास कैसा हुआ। 5 साल का विकास अगर उसका सकारात्मक हो रहा है, बहुत अच्छी उसको परवरिश मिल रही है स्कूली जीवन में, तो वो आगे जाकर भी वैसा ही बनेगा। जैसे 5 साल के किसी बच्चे को मान लीजिए स्कूल में डिबेट्स के अंदर काफ़ी रखा गया, वो डांस वगैरह के प्रोग्राम जो स्कूल में होते थे 15 अगस्त 26 जनवरी को, उसमें भी वो भाग लेता था, तो हो सकता है कला की तरफ उस बच्चे का रुझान बढ़ जाए। या कोई बच्चा स्कूल में, स्कूली जीवन में जीके की कोई कंपटीशन होता था उसमें भाग लेता था, यदि कोई निबंध लेखन प्रतियोगिता होती थी, सुलेख लेखन प्रतियोगिता होती थी, उसमें भाग लेता था। हो सकता है वो बच्चा बाद में सोचे कि मुझे आगे जाकर परीक्षा की तैयारी करनी है, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करनी है। इस बात को किस व्यक्ति ने और ज्यादा स्पष्टीकरण इस पर दिया, और ज्यादा मजबूती प्रदान की, वो बात करी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि मैंने कुछ कुसमायोजित बच्चों के ऊपर अध्ययन किया। कुसमायोजन और ये सारी चीजें हम लेटर ऑन जब इनके प्रश्नों पर आएंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी हाल सिर्फ हम विकास की इस परिभाषा को, विकास के इस सिद्धांत को समझने के लिए इसे समझ लेते हैं कि ऐसे बच्चे जो किशोरावस्था में आते हुए या उत्तर बाल्यावस्था के समय में आते हुए वो बच्चे जो गलत व्यसनों का शिकार हो गए थे, किशोरावस्था में गलत आदतों के शिकार हो गए थे, अपराध की तरफ जो बच्चे मुड़ गए थे, देखा गया कि बचपन में कुछ इस तरह की घटनाएं उनके साथ हुई थी। बचपन में उनके विकास का एक क्षण ऐसा आया था, विकास के क्षण में एक क्षण ऐसा आया था जब वो बच्चे इस तरफ, इस अपराध की प्रवृत्ति की तरफ, व्यसनों की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ गए। और यहां पर इस बात को और बल मिला कि प्रारंभिक विकास जो होता है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है बाद के विकास में। प्रारंभिक विकास बाद के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों प्ले करता है इसको भी आप समझिए। बचपन में, यानी कि जिस 5-6 साल की बात हम कर रहे हैं, वो उस अवस्था की बात कर रहे हैं, बच्चों में कोई भी चीज आपने उसे बताई तो वो उसे आदत बना लेगा। आपने उसे कहा कि बेटा कोई भी हो उसको आप कह के बात करो, तो सबसे आप कह के बात करेगा। आप कहां जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उसमें हम कह सकते हैं कि एटिकेट्स आ गए, मैनर्स आ गए, शिष्टाचार आ गया। और उस वक्त ये जो उम्र होती है जिसमें प्रारंभिक विकास होता है, इसमें एक व्यक्ति को मार्गदर्शन या मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है। उसे कुछ पता नहीं होता, वो एक बहुत नवजात की तरह दुनिया को देख रहा होता है। और उस वक्त अगर कोई उसे कहे कि बेटा ये सही है, ये गलत है, बच्चे आते हैं कि पापा सिगरेट क्या होती है, बेटा सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, नुकसानदायक होती है। उसे लगता है कि अच्छा पिताजी ने ये बात कही है तो नुकसानदायक होती होगी कोई चीज।
और वो उस मार्ग निर्देशन में फिर उस चीज को अपनी आदत बना लेता है, उस आदत को वो अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। एक बहुत अच्छा कथन भी है कि आदतों को समय पर ना बदला जाए तो जरूरतें बन जाती हैं। तो वो उन चीजों को फिर जरूरत भी बना लेता है और धीरे धीरे वो व्यक्ति एक समायोजित व्यक्ति, एक एडजस्टेड व्यक्ति, एक बेहतर व्यक्ति के रूप में अपना जीवन जी सकता है। यानी शुरुआती चरण में जैसा उसका विकास रहा, वो बाद के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आगे बढ़ते हैं। विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ अंतर्निहित विशेषताएं और कठिनाइयां होती हैं। हर क्षेत्र की, हर अवस्था की, हर आयाम की कुछ विशेषताएं भी हैं और हर अवस्था की, हर क्षेत्र की कुछ कठिनाइयां भी हैं। विशेषताएं, हमने इतनी देर से विशेषताएं देखी कि सिर से पैरों की ओर जाएगा या सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा। ये विकास की कुछ विशेषताएं, हर चरण की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन हर चरण की कुछ कठिनाइयां भी हैं। अंग्रेजी में ये शब्द लिखा हुआ आता है पोटेंशियल हजार्ड्स नाम से। तो कई बार अगर इस तरह से आ जाए तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज को लेके। हर क्षण की, हर क्षेत्र की, हर चरण की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कठिनाइयां हैं। 3 उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कैसे और कठिनाइयां क्यों हैं। विशेषताएं तो आप समझ गए होंगे, कठिनाइयां कैसे हैं। 3 उदाहरण। पहला उदाहरण, मान लीजिए एक बच्चा है, हकलाने की समस्या है उसको या उसको तुतलाने की समस्या है और हमें लगता है कि यार बच्चा ही है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें नहीं पता, तुतलाना जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, स्टैमरिंग कैन बी क्योर्ड। और धीरे धीरे वो उसके जीवन में, उसकी आदतों में शुमार हो जाए, जैसे हमने अभी भी बात की थी, अगर उसे समय पर उसको ठीक नहीं किया गया तो। और हो सकता है जो एक बचपन की सहज अवस्था में लगती है कि बच्चा तुतला कर बोल रहा है, वो बाद में उसके जीवन पर्यंत तो उसका एक जीवन का हिस्सा बन जाए। या जब बच्चा उस टोली आयु में आता है, गैंग एज में आता है, जब वो अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ रहना शुरू करता है, ऐसे में हो सकता है वो बच्चा किसी ऐसे ग्रुप, किसी ऐसे समूह, किसी ऐसे दोस्त के सानिध्य में या संपर्क में आए जहां वो व्यसनों का शिकारी हो जाए, वो अपराध की ओर मुड़ जाए। तो ये अवस्था की कुछ नुकसान भी है। एक और जीवंत उदाहरण से समझते हैं। ये बहुत प्यारी सी एक बच्ची की तस्वीर है, मुंह में उसने अपना अंगूठा ले रखा है और देख रही है बहुत प्यार से। हमें लगता है कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी क्यूट बच्ची है। लेकिन सोचिए अगर यही आदत इस बच्ची की इस उम्र तक भी रहे तो क्या हम इसे क्यूट या प्यारा कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। हम ये तो कहेंगे ना, ये तो भाई एक बीमारी है या नुकसान है इस व्यक्ति के जीवन का। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हर अवस्था की अपनी कुछ खूबियां होती हैं, अपनी कुछ खामियां होती हैं, अपने पोटेंशियल हजार्ड्स होते हैं, कठिनाइयां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। विकास के अगले इस सिद्धांत को देखने की कोशिश करते हैं। विकास की सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं। समाज कुछ आशा रखता है व्यक्ति से, क्योंकि समाज आपको सिखाता है, आप समाज से सीखते हैं। समाज और संस्कृति व्यक्ति के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और संस्कृति का मतलब यहां पर ऐतिहासिक प्रवृत्तियों से भी है। 1947 में जो आपके मेरे आयु के जो बालक थे, उनके लिए उनका विकास बहुत अलग तरीके से हुआ था। हम जब उस अवस्था में आए थे 20-21 साल की अवस्था में, या जब हम उस किशोरावस्था में, तो हमारा विकास बहुत अलग ढंग से हुआ था। आज जो बालक किशोरावस्था में आ रहा है, उसके हाथ में मोबाइल फोन है, आईफोन है, इंटरनेट है, कोरोना भी आया हुआ है। उसने एक ऐसा जीवन देखा है जब 15-20-25 दिन से दुनिया ही नहीं चल रही, सारी दुनिया ही हॉल्ट पर, लॉकडाउन में है, लोग घरों में हैं, जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं। तो ये भी एक तरह की चीज है। तो ये जो आज पिछले 1-1.5 महीने से हो रहा है, ये भी हो सकता है व्यक्ति के विकास में, संस्कृति या सामाजिक जो परिदृश्य घट रहा है, ये विकास में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाए। तो कहन का अभिप्राय यह है, कथन का अभिप्राय यह है कि समाज, संस्कृति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये सब व्यक्ति के विकास में अपना अपना नियत जो योगदान है वो देती हैं। कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं। ये एक यूरोप का, अमेरिका का, वेस्टर्न कल्चर का, पश्चिमी सभ्यता का एक बालक आप देख रहे हैं। खाना खा रहा है और छुरी कांटों का इस्तेमाल कर रहा है, छुरी कांटों के जरिए खा, क्योंकि वहां की संस्कृति का यह हिस्सा है, वहां की सभ्यता का यह हिस्सा है। लेकिन उसी के साथ ये एक भारतीय मूल की बालिका है जो चावल को बहुत मस्ती से हाथों से खा रही है, जैसे हम अपने घरों में खाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये क्या है? ये समाज के जरिए आई है। आप इस बालक को दोष नहीं दे सकते, इस बालिका को दोष नहीं दे सकते। ये सामाजिक व्यवस्था है जिसने हमें ये चीजें सिखाई हैं। जैसे उन बच्चों के लिए खेलने का मतलब होता है लूडो खेल लिया, कैरम खेल लिया, कहीं और खेल लिया।
हमारा समाज हमें खेलने का मतलब सिखाता है कंचे खेल लिए, टायर चला लिया, पेड़ पे चढ़ गए, ढबक बिलाई खेल ली। तो ये सारी चीजें क्या है, ये समाज और संस्कृति से व्यक्ति ग्रहण करता है, जो उसके विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। मेरे ख्याल से इस उदाहरण से आप इसे समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और इन उदाहरणों के बाद एक बार क्विक रिवीजन इन उदाहरणों का ले लेते हैं और उसके बाद हम फिर से इन सवालों को देखेंगे ताकि आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएं। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे दोस्तों, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, पहला हमने देखा था विकास परिवर्तनशील होता है, गुणात्मक भी होगा, परिमाणात्मक भी होगा, यानी क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव भी, देखा भी जा सकता है, महसूस भी किया जा सकता है। दूसरा हमने देखा विकास निरंतर होता रहता है। निरंतर का मतलब लगातार चलेगा, जन्म से मृत्यु तक, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। विकास बहुदिश हो सकता है। हमने इस फोटो के उदाहरण से समझा था कि एक बच्चा जो है वो इस अवस्था से बुजुर्ग अवस्था तक आने तक हो सकता है कि उसकी उम्र बड़ी है, उसका अनुभव बड़ा है, लेकिन शारीरिक क्षमताओं में कमी आई है। उसके बाद हमने देखा था जैविक, संज्ञानात्मक और समाज संवेगिक प्रक्रियाओं में परस्पर अंतःक्रिया हो। जैविक, संज्ञानात्मक, समाज संवेगिक, माफ कीजिएगा, इनमें परस्पर अंतःक्रिया हो। जैसे वृद्धि हम कह सकते हैं, ज्ञान, अनुभव, मानसिक क्रियाओं की हमने बात की थी, अंतःक्रिया की बात की थी, संवेग की बात की थी कि एक बच्चा जो है फेल हो जाता है तो रोने लग जाता है। आज हमारे साथ जीवन में कुछ बुरा घट जाता है तो हम उससे लड़ना सीख जाते हैं। अभिप्रेरणा, अनुभव, परिपक्वता, हमने दंगल का एक उदाहरण देखा था, हमने कंगारू केयर का एक उदाहरण देखा था, जिसके जरिए अभिप्रेरणा के जरिए व्यक्ति का विकास संभव है। परिपक्वता हमने देखा था, आनुवांशिकता से व्यक्ति आता है। परिपक्व होने के बाद कुछ विकास ऐसे होते हैं कि आपका शरीर उसके लिए परिपक्व हो जाए, उसको ग्रहण करने के लिए परिपक्व हो जाए, तभी वो विकास होता है। विकास तय पैटर्न के अनुसार होता है। हमने इस तस्वीर से इसको समझने की कोशिश की थी। सिर से पांव तक, सी से सिर, सी से सिफेलोपोडल, सिर से पांव तक, और निकट दूर जिसको हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल के नाम से हम इसे जानते हैं, निकट दूर के नाम से, जिसमें केंद्र से सतह तक जाता है। विकास के पैटर्न का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हमने इस तस्वीर से देखा था कि किसी भी क्षेत्र का कोई बालक हो, मनुष्य हो, उसका विकास एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न पे होगा। दूसरा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हमने इस उदाहरण से देखा था कि बच्चा पहले पूरे हाथ का नियंत्रण सीखेगा, उसके बाद वो चीजों को पकड़ना सीखेगा, फिर वो उंगलियों से सीखेगा। इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। एक छोटा नवजात शिशु है, बच्चा है, जैसे वो बोलना सीखता है तो वो सबको पापा 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 कहता है, या कोई भी गाड़ी दिख जाए तो पी 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 कहेगा कि ये गाड़ी है, गाड़ी है। धीरे धीरे जब समझदार होता है तो उसे लगता है कि अच्छा नहीं, ये पापा जी हैं, ये चाचा जी हैं, ये मामा जी हैं, ये दादाजी हैं, या ये कार है, ये मोटरसाइकिल है, ये साइकिल है, ये स्कूटर है। इस तरह से भी इसे समझ सकते हैं। पैटर्न का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हमने देखा था गर्भ से मृत्यु तक विकास हो सकता है। मानसिक व शारीरिक विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा, ऐसा माना जाता है। और मानसिक विकास अच्छा है तो इसका मतलब शारीरिक विकास भी बेहतर हो रहा है। विकास के पैटर्न में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में गति भिन्न भिन्न होती है। हमने देखा था कंधों का विकास होने में समय लगता है, जबड़े का विकास होने में समय लगता है। अवस्थाओं की सुख शांति अलग होती है। हमारे लिए सुख शांति हो सकता है हमारी परीक्षा में सफल हो जाना हो। किसी छोटे से बच्चे के लिए सुख शांति अगर मम्मी ने आज हलवा बना दिया तो ये भी उसके लिए तो सुख शांति की या खुशी की बात है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। दो व्यक्तियों का विकास हमेशा अलग अलग होगा। हो सकता है कोई आपका परिवार का एक बच्चा है जो 6 महीने में ही बोलना सीख गया, किसी को बोलना सीखने में, आवाज बोलने में 8-9 महीने लगे। उसके बाद हमने देखा प्रारंभिक विकास, शुरुआती जो विकास है वो बाद के विकास को प्रभावित करता है और प्रत्येक क्षेत्र की कुछ विशेषताएं होती है, कुछ कठिनाइयां होती हैं। विशेषताएं हमने पढ़ी, कठिनाइयां भी हमने देखी हैं किस तरह से होती हैं। और उसके बाद समाज जो है, संस्कृति जो है, इतिहास जो है, वो व्यक्ति के विकास में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। आइए अब सवाल करने की कोशिश करते हैं। 2011 रीट का वो क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन हमने लिया था आज की क्लास की शुरुआत में, वो क्वेश्चन वापस करते हैं कि विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। हमने अभी अभी उदाहरण से देखा था कि एक बच्ची है, छोटी सी बच्ची जो अंगूठा चूसती रहती है। कई आप भी जानते होंगे ऐसे, कई आपके साथी होंगे जो पढ़ते भी होंगे तो अंगूठा चूसते रहते होंगे इस उम्र में आने के बाद भी। तो वो वाली चीज है। विकास उकसावा या बढ़ावा देने से नहीं होता, नहीं। हमने दंगल का उदाहरण देख के देखा है कि विकास तो उकसावा से या बढ़ावा से, या स्टिमुलस जिसकी हम बात करें, अभिप्रेरणा जिसकी बात करें, उकसावा बढ़ावा को अभिप्रेरणा समझिएगा यहां पे, तो होता है। तो ये गलत लग रहा है मुझे कथन। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। हमने एक कांटा छुरी का इस्तेमाल करने वाले बच्चे के उदाहरण से देखा था। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, ये तो ए वाले कथन को ही वापस कह रहा है, उसका ही आधा भाग बता रहा है। तो ये तो सही है, ये भी सही कथन है, ये भी सही कथन है। बी वाला कथन गलत है, तो ये मेरा उत्तर बन जाएगा। विकास उकसावा या बढ़ावा देने से होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। फिर हमें क्या जानना है, कौन सा कथन सही नहीं है? ये 2011 में ही पूछा गया था। देखिए विकास अंतःक्रिया का फल है, कैसे है? हमने पढ़ा था जैविक, समाज सांवेगिक और संज्ञानात्मक, हमने पढ़ा था। तो अंतःक्रिया है इनके बीच में, तो ये तो सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, हमने याद कीजिए हॉडलॉक की डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन जो हमने की थी क्या था? संगत हो, क्रमिक हो, ऑर्डरली हो, क्रमिक मतलब व्यवस्थित, और उत्तरोत्तर श्रृंखला हो उस विकास की, उस परिवर्तन की, तो वो विकास होगा। ये बिल्कुल सही कथन है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जी हां, हर व्यक्ति का अलग अलग तरीके से विकास होगा। मेरा विकास हो सकता है, वही बात, 6 महीने का बच्चा कोई बोलना चलना सीख रहा है, किसी को 9 महीने लग रहे हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। बच्चा पहले पूरे हाथ पर नियंत्रण करेगा, फिर कोहनी पर, फिर हाथ पर, फिर कलाइयों पर, फिर उंगली पर। या बच्चा पहले सबको पापा पापा कहेगा और बाद में वो विशिष्ट रूप से, अच्छा ये मेरे पिताजी हैं, ये भैया हैं, ये चाचा जी हैं, ये दादाजी हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, यही मेरा उत्तर है, क्योंकि पूछा है कि सही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? फिर एक गलत कथन पूछा गया है, यह भी 2012 के अंदर पूछा गया था। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए मैंने आज की क्लास की शुरुआत में भी कहा था कि गणित जैसा नहीं होता साइकोलॉजी की, कोई चीज आपने सीधी पढ़ ली और वो सीधी पूछ ली गई। हमें देखना पड़ता है कि हमने जो पढ़ा है उसको अगर मैं इससे रिलेट करूं तो कहां तक सही पाऊंगा। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते और प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। हमने पढ़ा था कि विकास के पैटर्न का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भविष्यवाणी का मतलब यही है ना कि अगर कोई बच्चा अफ्रीका में पैदा हुआ है तो भी हम बता सकते हैं कि नहीं भाई इसका जन्म है, इसका जो विकास है वो इस तरह से होगा, पूत के पग पालने में दिख जाते हैं, ये भी हम कह सकते हैं कई बार। तो ये तो सही कथन है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, बिल्कुल। हमने परिपक्वता में देखा था कि कुछ चीजें आप जीन्स से अडॉप्ट करते हैं और फिर उसमें विकास होता है। हमने जैविक विकास की अंतःक्रिया वाली परिभाषा में भी ये बात देखी थी, आपको याद हो तो। क्या देखा था कि जैविक चीजें जो व्यक्ति अपने फोरफादर से, अपने पूर्वजों से ग्रहण करता है, उनमें फिर उसका विकास होता है। उन चीजों की में जो उसने ग्रहण करी है उनमें उसका सहज विकास होता है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों के संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। 3 उदाहरण से हमने समझा था। एक बच्चा अंगूठा चूस रहा है, एक बच्चा जो हो सकता है गैंग एज में व्यसनों का शिकारी हो गया, एक बच्चा जिसमें हकलाने की समस्या है। हमने ये उदाहरण से समझा था। तो ये मुझे उत्तर गलत लग रहा है। और प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, ये भी हमने पढ़ा है कि पहले का विकास जो है, शुरुआती उम्र का जो विकास है, वो बाद के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो सी जो है वो गलत है, क्योंकि संभाव्य खतरे होते हैं और ये कह रहा है कि संभाव्य खतरे नहीं होते। तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। एक और प्रश्न जो रीट 2017 में पूछा गया था, क्या प्रश्न था? शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करने लग जाता है। तो इस प्रकार की प्रगति क्या कहलाती है? सिफेलोकॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही की प्रगति, या फिर अनियंत्रित प्रगति? तो देखिए अनियंत्रित तो विकास में इसको हम गलत मान ही सकते हैं। मैंने ये उदाहरण आपको जब बताया था तो मैंने कहा था कि 2 विशेष किस्म के सिद्धांत हैं जिनमें यह चीज हमें देखने को मिलती है। पहला कौन सा था कि विकास एक तय पैटर्न के अनुसार होता है, जिसमें हमने शीर्ष पदोमुख कहा था, जिसको हमने सिफेलोकॉडल कहा था, सी से सिर। और प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब है केंद्र से सतह तक, मतलब वो यहां से जाएगा, फिर हाथ, फिर कोहनी, फिर कलाई, फिर उंगलियों, फिर अंगूठे का, फिर शरीर के उन अंगों का इस्तेमाल होगा। तो वृद्धि और विकास की ये प्रगति कौन सी हुई? ये प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति हुई, ये मुझे पता है, ये टिक हो जाएगा। लेकिन मैंने उसके ही अगले उदाहरण में कहा था कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है।
सामान्य तौर पर कुछ बच्चे के सामने खिलौना रख दोगे तो वो पूरे शरीर का जोर लगाएगा उसे पकड़ने के लिए, बाद में वो हो सकता है हाथ का जोर लगाए और धीरे धीरे उसको नियंत्रण पता चल जाए, वो टाइम डिस्टेंस दोनों चीज़ों के बीच में कैलकुलेशन कर ले, वो बोले कि मुझे पूरे हाथ की ज़रूरत ही नहीं है, मैं 2 उंगलियों से भी इसको पिक कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। तो ये क्या है, ये व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही है। इसी के अंतर्गत हमने बात की कि एक बच्चा गाड़ी को देखता है तो सबको गाड़ी गाड़ी कहने लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि नहीं, ये सामान्य अनुक्रिया थी, सबको गाड़ी कह देना, और विशेष में क्या चला जाएगा कि ये कार है, ये स्कूटर है, ये बस है, ये ट्रेन है, इस तरह से। तो बी और सी दोनों ही इसके सही उत्तर माने गए हैं। साल 2017 का ये प्रश्न है, बी और सी, प्रॉक्सिमोडिस्टल और व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही आपका जो सामान्य से विशेष की ओर होता है वो। तो साथियों, यहां पर हमने आज कुछ प्रश्न डिस्कस करें, कुछ सिद्धांतों को डिस्कस किया और उन सिद्धांतों के बल पर जो प्रश्न पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हमने समग्र रूप से लिया। अगली क्लास में हम फिर रीट के कुछ सवाल लेकर आएंगे और उन सवालों के इर्द गिर्द जो कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं उनके ऊपर परिचर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये कक्षा आप सभी के लिए लाभदायक रही होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने साथियों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि कलाम अकेडमी का जो ये प्रयास है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के जरिए हम विद्यार्थियों को तैयारी करवाएं, वो प्रयास से आप सभी विद्यार्थी जो हैं वो लाभान्वित हों। मैं अक्सर एक श्लोक कहा करता हूं और वो इस प्रयास पर हमारी जो टीम इस वक्त कर रही है उसके ऊपर फिट बैठ रहा है कि न चौरहार्यम, न राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम, न भारकारी, व्यय कृते वर्धते नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। तो प्रयास कीजिएगा, इसे अपने साथियों के साथ आप शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।